तो एट्थ कह रहा है कि ये जो, बाई थ्री आ रहा है। अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छा है। तो ये है ना। ऐसे 2/3 सो बस इसमें पोटेंशियल फॉलो करेगा। चलो, तो ऑप्शन तो बाद में आएगा, हम सीधा क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेते हैं। तो नाउ देखो, तो इसमें क्या बोल रहा है कि n कोई नेचुरल नंबर है, Zn बी द स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो Zn जो है स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, ठीक है। बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 1। तो हमारे पास जो है x1 x2 अप टू xn, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है। और इसमें से जो स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका नाम Zn रखा है। अब कह रहा है कि लेट n Zn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z। तो अपने मर्जी से अज्यूम नहीं करना है कि Z नॉर्मल 0 1 है, ऐसा कहीं पेपर में लिखा नहीं है, और तुम्हें अज्यूम भी नहीं करना है। जब तक बोला ना जाए ये नहीं अज्यूम करना है कि Z नॉर्मल 0 1 ही है, अल्फा साइज ही है, बीटा पावर ही होगा। ये सब गलत फहमियाँ हैं जिससे एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अनलेस स्टेटेड, अपनी मर्जी से कुछ अज्यूम नहीं करना है। अगर पेपर में नहीं लिखा है कि Z नॉर्मल 0 1 है तो अज्यूम नहीं करना नॉर्मल 0 1 है। यहाँ Z कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें कि n टाइम Zn जो है कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z, ठीक। तो इसका डेफिनेशन आप सब जानते हैं। इसका डेफिनेशन होता है इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी, मतलब CDF ऑफ n Zn। तो CDF क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू X, CDF ऑफ X। तो ये आपके आप पास आएगा n इंटू Zn लेस देन इक्वल टू, कोई नंबर ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी एक नंबर फिक्स कर सकते हो। मान लो मैं वेरिएबल t में लिख देता हूं अभी के लिए। तो ये क्या है? CDF है लेफ्ट वाले रैंडम वेरिएबल का, इस रैंडम वेरिएबल का CDF है। और डेफिनेशन कहता है कि इसका CDF पे जब लिमिट लगाओगे n टेंस टू इनफिनिटी तो इसके CDF इक्वल आ जाएगी। तो यहां से लिखते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ Z, और वेरिएबल सेम रहेगा Z लेस देन इक्वल टू t। अच्छा, यहाँ नहीं होगा लिमिट क्योंकि n तो उधर है ना, तो यहाँ पे लिमिट नहीं आएगी, लिमिट सिर्फ लेफ्ट साइड में आएगी, ठीक है, क्योंकि n यहाँ इन्वॉल्व है, n यहाँ नहीं होगा। सो ये हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ n Zn विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, है ना वो CDF, ठीक है। ये CDF ऑफ Z एट t, वेरिएबल t लिया हूं मैं, CDF ऑफ n Zn एट t, ये डेफिनेशन हो गया इस टर्म का। और Zn फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, ये खुद ही आ जाएगा। और आगे क्या पूछा है? तो पूछ रहा है बताओ Z लेस देन इक्वल टू ln3 क्या होगा। तो यहाँ से CDF आ जाएगी Z की, और ये पूछ रहा है कि CDF ऑफ Z बताओ log 3 पे। तो हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं तो RHS खुद ही आ जाएगा। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो हमें अगर चाहिए प्रोबेबिलिटी Z लेस देन इक्वल टू t, मान लो ये क्वांटिटी चाहिए, तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं इसको। तो यहाँ से आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, Zn तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, ध्यान रखना है Zn क्या है? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। तो n को उधर भेजो, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो Zn है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, रख दो, n को उधर शिफ्ट कर दो। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू t बाई n, ये हो गया, ठीक है ना। n को राइट में शिफ्ट कर दिया। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF है एट TN। अब तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद हो सकता है तो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो कई सारे ऑप्शन है ना। फॉर्मूला याद है CDF का? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने क्लास में लिखाया होगा, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। देखो, तो हम लोग थ्योरम लिखे वन होंगे माइनस वन बाई एक्स बाई एन की पावर एन। जी। तो यहाँ से जो होता है CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज, सो 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n, ये है
और यहाँ x क्या है, पॉपुलेशन है जहाँ से रैंडम सैंपल आए हैं। मतलब ये है कि x1 x2 xn जो है IID रैंडम वेरिएबल है x जैसा, तो x का जो PDF है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का है। ऐसे ही अगर ज़रूरत पड़ी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, तो CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक चाहिए, तो ये भी आप जानते हैं कि CDF ऑफ x इसकी पावर n है ना। जो भी यहाँ सपोर्ट होगा, सपोर्ट जो x का होगा वही सपोर्ट इसका होगा, तो इसको यूज़ कर लो। तो अभी के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF लिखने की ज़रूरत है। हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें सैंपल क्या है, x1 x2 xn कहाँ से आया है, इसमें x1 x2 xn कहाँ से आया, यूनिफॉर्म 01 से। और यूनिफॉर्म 01 में अगर आप लिखोगे, सो यूनिफॉर्म 01 जो है, अगर x यूनिफॉर्म 01 है तो इसका PDF होता है 1 है ना, व्हेन x बिटवीन 0 एंड 1। CDF लिखोगे तो इसका CDF होता है 0 अगर x लेस देन 0 है, x होता है जब x बिटवीन 0 एंड 1, एंड 1 हो जाएगा व्हेन मोर देन इक्वल टू 1। तो ये CDF लिखने का एक स्टैंडर्ड वे है। सो दिस इज CDF ऑफ यूनिफॉर्म 01 रैंडम वेरिएबल। अब इसको कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला क्या था, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो फॉर्मूला था ना वही यूज करो। क्या था, 1 माइनस CDF ऑफ x की पावर n। तो यहाँ वेरिएबल याद रखना, t की जगह t/n है। वहाँ जो मैंने x लिखा है ना, ये जो मैंने यहाँ x लिख रखा है, उस x के प्लेस पे आपके पास t/n है। तो कहने का मतलब ये है, दिस इज समथिंग लाइक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ना, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इन वेरिएबल t/n, ये है। ठीक है, सो इस चीज़ को मैं वैसा लिख सकता हूँ, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट t/n। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, तो मेनली देखो टर्म जो इंपॉर्टेंट होता है ये वाला होता है कि सपोर्ट पे वैल्यू क्या है। जो मेनली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सपोर्ट वाला, बाकी तुम लिख सकते हो, लेकिन सपोर्ट वाला टर्म इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा। तो अगर तुम बीच वाला सिर्फ यूज़ करोगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें चेंज बहुत ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, देखो सो अब इसका फॉर्मूला अभी आप जानते हो क्या है फॉर्मूला, इसको मैं लिखता हूँ। तो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा अभी, ये 1 नंबर। ठीक है, तो ये कहता है कि 1 माइनस CDF ऑफ x मतलब जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म 01 दिस, एंड इसमें वेरिएबल क्या है आपके पास t/n, तो यही वेरिएबल कैरी करना पड़ेगा इस पूरे की पावर n। अब ये कैलकुलेट कर लो, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, बाकी तुम ये 0-1 से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तुम तीनों पार्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो बीच वाला पार्ट है, सपोर्ट क्या है। तो इसका सपोर्ट है 0 to 1, तो 0 to 1 में क्या हो रहा है वो लिखना जरूरी है। सो तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, क्योंकि 0 अगर रखोगे, मान लो पहला टर्म 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 ही आ जाना फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले में x है, तो सेकेंड वाला लिखता हूँ मैं, देखो तो ये कह रहा है CDF एट x इज x, तो यहाँ पे मैं सेकेंड वाला लिखता हूँ। सो 1 माइनस CDF एट t/n, CDF एट x इज x, तो ये हो जाएगा t/n, इसकी पावर है n, ये आ गया रिड्यूस होके। अब इसकी लिमिट बताओ क्या आएगी, बाद में पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेनली मैं कह रहा हूँ सपोर्ट इंपॉर्टेंट है कि CDF क्या है। CDF ऑफ x इज x व्हेन x बिटवीन 0 एंड 1। अब इसकी लिमिट निकालो, तो ये तो 1 यही रह जाएगा, और ये आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे 1 + 1/n की पावर n, जो कि होती है e की पावर 1, तो उसी को मॉडिफाइड वर्जन में जो होता है, तो यहाँ -t आ गया, तो ये आएगा e की पावर -t, ये आ जाएगा। और कब था वो, x बिटवीन 0 एंड 1। अभी हमारे पास x की जगह क्या है t/n, तो t/n बिटवीन 0 एंड 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे t बिटवीन 0 एंड n, और हम क्या लगा रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जब यहाँ n को इन्फिनिटी रखेंगे तो आ जाएगा t बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। तो ये हो गया। अब तुम्हें ये पहचानना है कि CDF किसका है, तो ये एक्सपोनेंशियल 1 का CDF होता है। तो इससे ये समझ आ गया कि ये जो हम निकाल रहे थे, दिस वाज CDF ऑफ z एट t,
CDF ऑफ Z एट T। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो Z का CDF है वो एक्सपोनेंशियल 1 के CDF के इक्वल है। तो टू रैंडम वेरिएबल का CDF अगर इक्वल है ना तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब Z इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल 1, या Z का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है। अब पूछा क्या है, तो अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, या इतने से ही काम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अगर नहीं पता है तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी Z लेस देन इक्वल टू log 3, यही पूछा है। इसका मतलब ये पूछ रखा है ना CDF ऑफ Z एट log 3। तो यहाँ पे T को हटा के रख दो log 3, क्योंकि यहाँ T था अभी, अब T को हटा के यहाँ पे T है ना, सो इस T के प्लेस पे अब log 3 है, T को log 3 रख दो। सो 1 माइनस ई की पावर माइनस log 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, ये उधर चला गया माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3। देखो ये आंसर है। अब डाउट है पूछो, देखो जिनको समझ नहीं आ रहा पूछो। एक एक स्टेप पढ़ो और जहाँ डाउट है क्वेश्चन पूछो। सर जी सर इन क्वेश्चंस में जैसे प्रोबेबिलिटी वाला जो टर्म था स्टार्टिंग में, उसमें हम मीन से माइनस करके डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस करके नहीं सॉल्व कर सकते? तो वो आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे तब भी चल जाएगा। अभी मैंने डेफिनेशन यूज़ किया है, मे बी दैट विल ऑल्सो वर्क, तो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए है ना, तभी हमने जो यूज़ किया, मैंने यूज़ किया डेफिनेशन। आप जो कह रहे हैं वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पर्टिकुलर थ्योरम है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो अगर उससे ट्राई करेंगे तो क्या होगा, सो उससे आएगा, अगर आप निकालेंगे तो Z माइनस, फिर इसका मीन घटाएंगे, फिर अपॉन दिस, फिर वो कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, लेकिन वो तो Zn क्या है यहाँ पे, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है x बार के लिए या समेशन xi के लिए ना। जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, x बार माइनस म्यू अपॉन जो x बार का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा बाई रूट n, दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। तो यहाँ पे तो ये Zn और ये NZn तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो दैट मेथड विल नॉट वर्क हेयर। उससे शायद आंसर भी नहीं आएगा। आपने ट्राई किया, उससे आया है कुछ? ट्राई करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। हुआ नहीं। सर मैंने हाँ, एक्सपेरिमेंट करने में नुकसान नहीं है, लेकिन आपको समझ आएगा क्यों काम नहीं कर रहा। बिकॉज सेंट्रल लिमिट सेज कि जो x बार है उसका जो एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा एट द एंड नॉर्मल होगा, या x बार फॉर लार्ज n विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी पॉपुलेशन, ये है। तो यहाँ पे चूंकि x बार नहीं है, सो दैट्स व्हाई दैट मेथड विल नॉट वर्क। सर मैंने एक और मेथड से किया, जैसे पी जेड लेस देन log 3 है ना, ln3, तो जेड तो NZn है और Zn फॉलो कर रहा है बीटा 1 n को, तो उसका PDF में डायरेक्ट पुट कर दिया, वहीं से आ गया 2/3n से। ठीक है, वो भी सही है। कई सारे तरीके हैं, जैसे समझ आ रहा वैसे करो। जी सर। एक क्वेश्चन 50 तरीके, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड वर्क करेगा, ठीक है ना। तो ये 8th क्वेश्चन हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। सो ये एक तरीका है, आप नए तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। तो 1 to 10 में जो भी क्वेश्चन है पहले वो देखता हूँ मैं। तो 8 के बाद क्या है, 6 और 9, चलो ये देख लेते हैं पहले।